हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक्टिविटीज़ कैसे क्रिएट करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट की, और उसके ड्यूरेशंस कैसे हम लोग टाइप करेंगे यानी देंगे, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि WBS किस तरह से बनाते हैं। ये शीट में हम लोग ने WBS क्रिएट किया था। हम लोग क्या करेंगे, अगेन प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाके एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ का टैब निकल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम लोग ने एक APS के अंदर में एक प्रोजेक्ट को हम लोग ने क्रिएट किया था। एक प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ने इतने सारे WBS क्रिएट किए थे, यानी एक प्रोजेक्ट को हम लोग ने ब्रेक डाउन किया था 7 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी प्रिलिमिनरीज, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग एंड प्रोजेक्ट क्लोज आउट में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक WBS में प्रिलिमिनरीज में इसके अंदर हम लोग एक्टिविटीज़ को क्रिएट करेंगे, यानी एक्टिविटीज़ बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रिलिमिनरीज, यहाँ पे हम लोग का WBS का फर्स्ट WBS है। इसके अंदर हम लोग अभी एक्टिविटीज़ क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे यहाँ पे देखिएगा। क्लिक ऑन दी प्रिलिमिनरीज एंड देन क्लिक ऑन दिस ऐड बटन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक्टिविटी आईडी आ जाएगी और एक्टिविटी नेम आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्टिविटी नेम यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में विजार्ड में देख सकते हो। डायलॉग बॉक्स को विजार्ड भी कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक्टिविटी नेम में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्टिविटी नेम देंगे। यानी सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है किसी भी प्रोजेक्ट में वो होता है कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, यानी कॉन्ट्रैक्ट मिलना, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और जो फर्स्ट एक्टिविटी याद रखें आप, जो भी फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो होती है स्टार्ट माइलस्टोन, यानी वो जो एक्टिविटी होती है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। प्रेडिसेसर यानी वो किसी को फॉलो नहीं करता है, वो एक खुद इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होती है। जो इंडिपेंडेंट जो एक्टिविटी होती है, जो फर्स्ट जो एक्टिविटी होती है, हम लोग प्राइमरी के लैंग्वेज में हम लोग इसको कहते हैं स्टार्ट माइलस्टोन। और जो प्रोजेक्ट की जो लास्ट एक्टिविटी होती है उसको हम लोग कहते हैं फिनिश माइलस्टोन। ठीक है, तो अभी ये प्रोजेक्ट का फर्स्ट एक्टिविटी है तो हम लोग इसको स्टार्ट माइलस्टोन ले लेते हैं। देन इसको आप नेक्स्ट करें। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछेगा डिपेंडेंट एक्टिविटीज़, तो इसको यहाँ पे आप नो कंटिन्यू कर दें, नो, इसको भी नो कर दें। नेक्स्ट, यहाँ पे आप इसको, ये जो डायलॉग बॉक्स है आपको दोबारा घड़ी घड़ी आपको अगेन एंड अगेन नो नीड टू गिव दिस मच इंफॉर्मेशन to these activities. So what we can do, we can just click on this one and it will not again show next time when you are going to create an activity. Okay, तो जब भी आप इसको एक्टिविटीज़ बनाएंगे तो उस टाइम पे आपको दोबारा से ये डायलॉग बॉक्स नहीं पूछेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लिक इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग का टाइम सेव होता है। तो फाइनली इसको आप यहाँ पे फिनिश कर दें। तो यहाँ पे हमारी एक एक्टिविटी बन चुकी है। इसको यहाँ पे आप इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे हम लोग की एक एक्टिविटी बन चुकी है और मुझे अंदर एक्टिविटीज़ ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर दोबारा क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। इसको आप यहाँ से, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज़ ऊपर और नीचे होते रहेंगे। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से।
यहाँ पे एक्टिविटी है, न्यू एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होगा तो सबसे पहले आपकी एक मीटिंग होती है। सबसे पहले जो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट की मीटिंग होती है, प्रोजेक्ट किसी भी अवार्ड होने के बाद, उसको हम लोग कहते हैं किक ऑफ मीटिंग। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये किक ऑफ मीटिंग होती क्या है। ये होती है प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग होती है। आपकी कंपनी यानी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जिसको प्रोजेक्ट मिला है, क्लाइंट रहेगा उस मीटिंग में, क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, साइट टीम रहेगी और आपका मैनेजमेंट रहेगा उस इसमें। और आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं और जो आपके वेंडर सप्लायर्स हैं, उस मीटिंग में वो सब लोग मौजूद रहेंगे। और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव पे हम वहाँ पे किक ऑफ मीटिंग पे बात होगी और उसके फिनिशिंग टाइम पे बात होगी और उसके जो फर्दर जो फेसेस हैं प्रोजेक्ट के, कौन सी चीज़ कब फिनिश होगी और बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ चीज़ों पे बातें होंगे और सबमिशंस पे बातें होंगे, कमर्शियल पार्ट पे बात होगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किक ऑफ मीटिंग कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड एंड किक ऑफ मीटिंग। देन किक ऑफ मीटिंग के बाद क्या होता है कि जो साइट सर्वे होता है, साइट सर्वे यानी जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आप काम करने वाले हो जिस प्रोजेक्ट पे, तो साइट सर्वे तो होना ज़रूरी है कि वहाँ की साइट की कंडीशंस को मालूम कर सकें कि वहाँ पे कंडीशन कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, जिस ज़मीन पे आप काम करने वाले हो वहाँ पे कुछ इश्यूज़ तो नहीं है, लैंड प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग को साइट सर्वे पे पता चलता है। और जो इंजीनियरिंग जो एक्टिविटीज़ होगी हम लोग की, वो होगी साइट सर्वे के ही बेस पे। यानी जैसे ही हम लोग साइट सर्वे वहाँ पे इंजीनियर सुपरवाइज़र्स करेंगे, जैसे ही इंजीनियर सुपरवाइज़र्स वहाँ पे साइट सर्वे करेंगे, जब उसकी रिपोर्ट देंगे तो रिपोर्ट के बेस पर वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनेंगी। जैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनेंगी, देन उसके बाद हम उसके हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट का, हम लोग प्रोक्योरमेंट पार्ट करेंगे। देन जैसे ही प्रोक्योरमेंट पार्ट होगा, देन हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही कंस्ट्रक्शन होगा, फिर इंस्टॉलेशन, देन कमीशनिंग, देन क्लोज आउट। तो ये एक तरतीब होती है, ये एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर। और फिर जैसे ही हम लोग इंजीनियरिंग के अंदर आएंगे, तो इंजीनियरिंग के अंदर आप फिर फर्दर आप बना सकते हो एक्टिविटीज़। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो साइट इंजीनियरिंग के अंदर आप ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स प्रिपरेशन, देन आपका जो ड्राइंग्स प्रिपरेशन के बाद ड्राइंग्स सबमिशन टू द क्लाइंट, जैसे ही ड्राइंग आप सबमिशन करेंगे तो क्लाइंट एटलीस्ट 1 वीक का टाइम लेते हैं इसको रिव्यू और अप्रूव करने के लिए, रिव्यू एंड अप्रूवल। देन IFC मीन्स इश्यू फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर आपने जो ड्राइंग्स भेजी है क्लाइंट को, वो रिव्यू करके अगर वो अप्रूव करते हैं क्लाइंट, तो वो जो ड्राइंग होगी वो आपके कंस्ट्रक्शन के लिए वो रिलीज़ हो जाएगी। यानी वहाँ पे आपको कुछ और फर्दर मॉडिफाई वगैरह करने की ड्राइंग में ज़रूरत नहीं है। तो इसको जो कहते हैं हम लोग, जो फाइनल जो ड्राइंग जो होती है जो क्लाइंट से अप्रूव होने के बाद, जिसको जब क्लाइंट आपके ड्राइंग को कोड ए से जब उसको रेफ़र करता है, कोड ए मतलब आपके ड्राइंग अप्रूव हो चुकी है जो भी आपने उनको प्रपोज़ किया है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इश्यू फॉर कंस्ट्रक्शन।
तो अभी इसी ड्राइंग के बेस पे आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो होगा। ये मैंने जस्ट एक ब्रीफली एक लिया है इंजीनियरिंग के अंदर ड्राइंग्स प्रिपरेशन। अब इसके अंदर फर्दर बहुत सारे ड्राइंग्स होते हैं, उसके लिए हम लोग एक फर्दर एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर सकते हैं कि कौन से ड्राइंग्स हैं, कितने नंबर्स के ड्राइंग्स हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है और किस किस टाइप के ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स में भी बहुत सारे टाइप के ड्राइंग्स होते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होती है और जनरल अरेंजमेंट डायग्राम्स होता है, प्लॉट ड्राइंग्स होती है, पाइपिंग एंड डिज़ाइनिंग होती है, बहुत सारी टाइप के ड्राइंग्स होते हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होते हैं। जो भी ड्राइंग्स होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड डिज़ाइंस कैलकुलेशन वगैरह जो भी होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग द साइट सर्वे हम लोग उसको प्रिपेयर एंड सबमिट करते हैं क्लाइंट को और उससे अप्रूवल लेते हैं। जनरली रिव्यू एंड अप्रूवल का जो क्लाइंट जो टाइम लेते हैं वो 7 to 10 days लेते हैं, वर्किंग डेज। Okay, then we are coming to the procurement. As I said, procurement is a very integral part of the project. यहाँ पे एक्टिविटी जो होता है प्रोक्यूरमेंट के अंदर, फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है वो होती है RFQ। RFQ क्या होता है प्रोक्यूरमेंट के अंदर? ये फर्स्ट स्टेप होता है RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। यानी जो भी क्लाइंट के वेंडर लिस्ट में जो अप्रूव वेंडर लिस्ट है, वेंडर मीन्स सप्लायर लिस्ट है, उसके बेस पर हम लोग जो भी आपका MTO होगा, MTO क्रिएट करेंगे। MTO को आप एज ए कोटेशन आप रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी सप्लायर्स या वेंडर्स को। देन आफ्टर इशूइंग द RFQ टू द सप्लायर, जैसे ही आपको कोटेशन मिलेगा सप्लायर से, देन उसके बाद आप PO रिलीज़ करते हो। PO इश्यू, PO मतलब परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर आप इश्यू करते हो। देन आफ्टर रिलीजिंग द परचेस ऑर्डर क्या होता है, जैसे आप परचेस ऑर्डर रिलीज़ करते हो तो आपका जो सप्लायर होता है वो एक्नॉलेज करता है कि जो आपने PO हमको दिया है ये हम लोग एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको हम लोग मटेरियल डिलीवरी करेंगे आपके अपने यार्ड पे, यानी कॉन्ट्रैक्टर की यार्ड पे। ओके, जैसे ही PO इश्यू करेंगे तो हम लोग वेट करेंगे मटेरियल रिसीविंग के लिए, material receiving from the supplier। देन फिर आप अंदर ऐड करेंगे। जैसे ही आप मटेरियल रिसीव करेंगे अपने पास तो हम लोग उसको जो करेंगे GRN या MRN, ये दोनों इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं। मीन्स GRN स्टैंड्स ऑन गुड रिसीव एंड इंस्पेक्शन, या फिर मटेरियल रिसीव एंड इंस्पेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं GRN, MRN या IRN। जैसे आप, इसका मकसद क्या होता है कि इंस्पेक्शन करने का, कि ये इंस्पेक्शन इसलिए करते हैं कि जो हम लोग ने जो PO जो इशू किया था, जो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू द मटेरियल, वो एज़ पर दी स्पेसिफिकेशंस, एज़ पर दी स्टैंडर्ड्स एंड एज़ पर दी ASME रूल्स एंड रेगुलेशंस, एज़ पर दी API ये है या नहीं है। और इसके साथ में जो भी वो लोग मटेरियल देते हैं हम लोग को उसका मटेरियल सर्टिफिकेट भी साथ में देते हैं। तो जो हम लोग ने जिस मकसद के साथ में जो PO इशू किया है सप्लायर को, जो हमारा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है या नहीं है, ये इंस्पेक्शन करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर का QC और थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर। थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर यानी वो क्लाइंट की तरफ से एक इंस्पेक्टर होता है जो असाइन किया होता है। ओके, देन उसके बाद जो प्रोक्यूरमेंट होता है, जो हम लोग प्रोक्यूर करते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सॉरी
देन उसके बाद हम लोग साइट पे डिलीवरी करते हैं, साइट डिलीवरी। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन को एज ए सिविल वर्क बोल के कंसिडर किया है कंस्ट्रक्शन को। अगर आपको कंस्ट्रक्शन एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट नहीं कर सकते WBS में, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा WBS के टैब में, जहाँ के यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन को अगर आपको उसको रीनेम करना है तो आप कर सकते हो सिविल वर्क। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे आपको रिफ्लेक्ट होगा सिविल वर्क। ओके, अब एक्टिविटीज़ के अंदर आपका जो सिविल का जो सबसे पहले जो काम होगा वो क्या होगा, साइट मार्किंग होगा। ओके, देन आपका साइट मार्किंग के बाद फाउंडेशन वर्क होगा। ओके, साइट मार्किंग फर्स्ट एक्टिविटी होगी। देन जहाँ पे भी मार्किंग किया है वहाँ पे फिर फाउंडेशन वर्क होगा। फाउंडेशन वर्क के अंदर आप एक्सकावेशन ले लो, जो लेना है आप उसको ले सकते हो फाउंडेशन के अंदर। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक्टिविटी ले रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग का मकसद है कि प्रोजेक्ट को समझ सकें कि प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही फर्दर हम लोग इंस्टॉलेशन में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले इंस्टॉलेशन में क्या होता है, मटेरियल रिसीविंग एट साइट। मटेरियल रिसीविंग एट साइट यानी जब भी इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपके पास वो मटेरियल होना ज़रूरी है। ओके, सपोज़ यहाँ पे जो हम लोग ने प्रोक्यूरमेंट जो किया है वो पाइपिंग इक्विपमेंट्स का प्रोक्यूरमेंट किया है सपोज़, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मटेरियल आपका पाइपिंग मटेरियल आपके साइट पे आ गया, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पाइप लेवलिंग करेंगे। यानी जो आपका पाइप है, अगर एक पाइप को दूसरे पाइप से अगर आपको जोड़ना है, जॉइंट करना है, तो आप पहले पाइप लेवलिंग करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे। देन आप क्या करेंगे, इसके बाद फिटअप करेंगे यानी वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फिटअप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं फिटअप। देन फिटअप के बाद जो एक्टिविटी होगी वो वेल्डिंग एक्टिविटी होगी। फिटअप के बाद हम लोग वेल्डिंग करेंगे। देन वेल्डिंग के बाद जो हम एक्टिविटी करेंगे वो NDT एक्टिविटी करते हैं यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यानी जो वेल्डिंग जो की गई है वो प्रॉपरली सही से की गई है या नहीं की गई है वो NDT में पता चलेगा, NDT टेस्ट में। देन NDT के बाद जो हम लोग एक्टिविटी करेंगे वो होती है हाइड्रो टेस्ट, यानी जो दोबारा NDT परफॉर्म करने के बाद और एक टेस्ट जो होता है और एश्योर करने के लिए कि जो वेल्डिंग की गई है वो सही की गई है नहीं की गई है। तो जैसे ही लाइन को हम लोग कम्प्लीटली वेल्ड करने के बाद, NDT करने के बाद, सारा होने के बाद, जितना भी वेल्डिंग का पाइप का लूप है कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हाइड्रो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हाइड्रो टेस्ट, हाइड्रो यानी पानी को कहते हैं, टेस्ट यानी टेस्टिंग करने यानी पानी का टेस्ट करते हैं, वाटर टेस्ट यानी वाटर को अंदर फिलअप किया जाता है पाइप के अंदर और इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जाता है 30 to 45 मिनट्स और चेक किया जाता है कि कहीं से कुछ बबल्स तो नहीं निकल रहा है जहाँ पे हम लोग ने वेल्ड जॉइंट की है। तो जहाँ से अगर सपोज़ वेल्ड जॉइंट से अगर कोई बबल्स फॉर्म हो रहे हैं या कोई लीकेज हो रहा है तो फिर इसको हम लोग दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। अगर सपोज़ अगर हाइड्रो टेस्ट करने के बाद 30 to 45 मिनट्स रखने के बाद कहीं से भी लीकेज ड्रॉप नहीं हो रहा है या फिर कोई प्रेशर गेज का जो प्रेशर है वो ड्रॉप नहीं हो रहा है, वो सेम होल्ड पे है, तो इसका मतलब कि वो जो आपने वेल्डिंग की है वो सही है, तो हाइड्रो टेस्ट वो पास हो गया। ओके, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो टेस्ट।
देन आफ्टर हाइड्रो टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। पेंटिंग को हम इंस्टॉलेशन के अंदर भी कर सकते हैं या फिर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के बाद भी कर सकते हैं, वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। देन जैसे ही हम लोग ये किए, देन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग परफॉर्म होता है। अब टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में क्या होता है कि जो आपकी लाइन जो आपने इंस्टॉल की है, तो वहाँ पे इसको हाइड्रोटेस्ट करने के बाद वो लाइन को चलाया जाता है और उसको परफॉर्म किया जाता है कि वो जो आउटपुट देना है लाइन, वो आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है। तो ये एक मैं यहाँ पे लेता हूँ उसको टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के अंदर लाइन 1 लाइन 2। सपोज समझिए कि अंदर 2 लाइन है पाइपलाइन, तो मैं लाइन 1 और लाइन 2 दो लूँगा जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। देन हम लोग का जो लास्ट का जो WBS है वो है प्रोजेक्ट क्लोज आउट। प्रोजेक्ट क्लोज आउट के अंदर प्रोजेक्ट क्लोज आउट क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन करते हो या फिर डोजियर सबमिशन, डोजियर प्रिपरेशन, डोजियर यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स या आपके RFIs हैं यानी रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, यानी जो भी काम किया था आप काम करने के बाद जो इंस्पेक्टर को बुलाते हैं आपके हमारा काम हो गया है या आप आके चेक करें, तो उसको हम लोग कहते हैं RFI। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेफ रखने होते हैं और जितने भी आपने अप्रूवल्स लिया है क्लाइंट के पास से वो आपको सेफ रखनी होती है। जब आपका प्रोजेक्ट एंड पे आ जाए तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक फ़ाइल में बंच करके आपको सबमिट करनी होती है क्लाइंट को। देन ओनली आपको आपका जो फाइनल पेमेंट है प्रोजेक्ट का वो आपको मिलता है। या डोजर प्रिपरेशन एंड सबमिशन, देन जो लास्ट एक्टिविटी जो होगी प्रोजेक्ट हैंड ओवर टू द क्लाइंट। आप इसको इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे WBS या एक्टिविटीज़ बनाया, यहाँ पे ये बनवाने के बाद आप राइट साइड देख सकते हो, ये जो राइट साइड का जो फेस है इसको हम लोग बोलते हैं गैंट चार्ट या आप इसको बार चार्ट भी कह सकते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट एक्टिविटी जो लिया है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे एज ए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो ड्यूरेशन आ रहा है वो 5 डेज़ आ रहा है। तो यहाँ पे देखें जो हम लोग ने प्रोजेक्ट का जो प्लान डेट लिया था हम लोग ने 26 नवंबर लिया था, उसके हिसाब से यहाँ पे जो डेट आई हुई है वो 27 नवंबर यानी नेक्स्ट डे की आई हुई है। तो जो फर्स्ट जो एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होगा वो 0 है। जैसे कि हम लोग को पता है कि कोई चीज़ कहीं से स्टार्ट होती है तो जो इनिशियल पॉइंट जो होता है किसी भी चीज़ को अगर ट्रैवल करने के लिए तो उसकी जो इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। उसी तरह से एज़ पर द फिज़िक्स लॉ यहाँ पे भी यही सेम अप्लाई होता है कि जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो 0 होती है। और किक ऑफ मीटिंग के लिए जो मैं ड्यूरेशन लूँगा यहाँ पे वो 1 डे लूँगा और साइट सर्वे के लिए मुझे एटलीस्ट 10 डेज़ चाहिए सारा मुझे डाटा गैदर करने के लिए। और ड्राइंग्स प्रिपरेशन के लिए मुझे चाहिए एटलीस्ट 15 डेज़ और सबमिशन टू द क्लाइंट के लिए 1 डे चाहिए।
रिव्यू एंड अप्रूवल के लिए जैसे मैंने बोला कि क्लाइंट एटलीस्ट 7 to 10 डेज़ लेता है रिव्यू करने के लिए, तो हम लोग 7 डेज़ ले लेंगे। इशू फॉर कंस्ट्रक्शन जैसा ही अप्रूव हो गया तो उसके लिए 1 डे चाहिए हम लोग को इशू फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर आप सेफर साइड के लिए 2 दिन में ले सकते हैं अगर कुछ आपको एडिटिंग वगैरह या फिर कुछ मॉडिफाई करना होगा तो ड्राइंग के अंदर। मोस्टली ड्राइंग के लिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आते हैं हम लोग प्रोक्यूरमेंट के अंदर। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए कम से कम उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कोटेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्टर्स को रिक्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम एटलीस्ट 2 डेज़ लेते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए। देन पीओ इश्यू करने के लिए एटलीस्ट हम लोग को 3 दिन चाहिए। देन साइट डिलीवर इसके बाद हम लोग मटेरियल रिसीव, यानी जैसे ही हम लोग पीओ इश्यू किए इसके बाद मटेरियल रिसीव होने के लिए टाइम लग सकता है हम लोग को, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल रिसीव के लिए एक पर्टिकुलरली टाइम होता है पीओ के अंदर कि सप्लायर कितने दिन में हम लोग को देगा। सपोज़ हम लोग लेते हैं कि 30 डेज़ रिसीव होने के लिए हमारे पास। देन इंस्पेक्शन के लिए 1 डे चाहिए और साइट डिलीवरी के लिए 1 डे चाहिए। साइट डिलीवरी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से, जो भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उससे आप कर सकते हो। देन साइट मार्किंग के लिए, कमिंग टू द सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन, साइट मार्किंग के लिए अगर साइट बड़ी है तो एटलीस्ट हम लोग 2 डेज़ लेते हैं। देन द फाउंडेशन वर्क के लिए हम लोग लेते हैं एटलीस्ट 4 डेज़, जो भी आपका एक्सकवेशन डिगिंग वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ है परफॉर्म करने के लिए। देन मटेरियल रिसीविंग एट साइट के लिए 1 डे, जो भी अवेलेबल है या नहीं है चेकिंग करने के लिए उसके लिए 1 डे। फिर ये पाइप लेवलिंग करने के लिए आपको चाहिए 1 डे, या फिर आप 0.5 भी ले सकते हो, तो ये 1 आ रहा है यहाँ पे डेसिमल को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है, इसके लिए भी 1 डे चाहिए। देन वेल्डिंग के लिए 2 डेज़, एनडीटी के लिए 1 डेज़, हाइड्रोटस के लिए 1 डे और पेंटिंग के लिए 1 डे। आपका कमीशनिंग परफॉर्म होगा इसके लिए भी 1 डे चाहिए आपको हार्डली, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपका लाइन कितना है। और ये डॉजेट प्रिपरेशन के लिए आपको एटलीस्ट 7 डे चाहिए, क्योंकि एज़ पर दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो भी इसका रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल करने के लिए। सबमिशन के लिए 1 डे चाहिए प्रिपरेशन के बाद। देन प्रोजेक्ट जो हैंडओवर होता है, याद रखें जो भी लास्ट एक्टिविटी जो होती है किसी भी प्रोजेक्ट की वो होती है 0, यानी जो लास्ट जो एक्टिविटी है उसको हम लोग कहते हैं फिनिशिंग माइलस्टोन, और जो फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है इसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग माइलस्टोन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की जो है 0 ली गई है, और जो लास्ट एक्टिविटी जो ली गई है वो भी 0 है। यानी इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि फर्स्ट एक्टिविटी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं होगी और लास्ट एक्टिविटी के बाद कोई और एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये क्या है, एक क्लोज लूप होता है प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का, यानी जो एक स्टार्ट टू एंड एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, उसी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर आपका कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है।